Hi everyone, welcome back to the channel. In this video, we'll discuss part 3 of chapter number 9, India's Freedom Struggle, the first phase. Till this paragraph, we have discussed everything in part 2. We'll start part 3 with this topic, Surat Split 1907. बेटा इस पैराग्राफ को मैं रीड करूँ उसके पहले हम लोग थोड़ा सा पार्ट 2 को डिस्कस कर लेते हैं कि भाई पार्ट 2 में हम लोगों ने देखा था डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को खेलने के लिए ब्रिटिशर्स ने बंगाल को डिवाइड कर दिया था 2 पार्ट्स में, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल, एक हिंदुओं का बंगाल, एक मुस्लिम का बंगाल। तो जब बंगाल पार्टीशन हो रहा था तो हमारे अर्ली नेशनलिस्ट, हमारे असर्टिव नेशनलिस्ट साथ आए और स्ट्रगल किया कि भाई बंगाल का डिवीज़न नहीं होना चाहिए, ये ब्रिटिशर्स गलत कर रहे हैं। ठीक है, तो ये 1905 में जब बंगाल का डिवीज़न हुआ तब ये दोनों साथ में आ गए। कौन दोनों साथ में आ गए? अर्ली नेशनलिस्ट और असर्टिव नेशनलिस्ट साथ मिलके इन्होंने स्वदेशी मूवमेंट चलाई, बायकॉट मूवमेंट चलाई और अंग्रेजों को परेशान किया। पर अब क्या होगा, अब हम इस पैराग्राफ में देखेंगे। तो बेटा जब स्ट्रगल चल रहा था बंगाल पार्टीशन के अगेंस्ट में, तब हमारे अर्ली नेशनलिस्ट और असर्टिव नेशनलिस्ट क्या हो गए? यूनाइट हो गए। पर ये जो यूनिटी थी बहुत टेम्पररी थी। यूनिटी टेम्पररी क्यों थी बेटा? दोनों ही इंडिया की फ्रीडम की बात करते थे, फ्रीडम चाहते थे, पर दोनों के व्यू पॉइंट इन व्हाट, हाउ टू अचीव फ्रीडम, कैसे फ्रीडम को अचीव किया जाए, इसमें इन दोनों ही ग्रुप्स के जो पॉइंट ऑफ व्यूज थे वो बहुत अलग थे। असर्टिव नेशनलिस्ट चाहते थे छीन के आज़ादी ले ली जाए, वहीं पर जो अर्ली नेशनलिस्ट चाहते थे कि भाई नहीं, प्रेयर, पिटीशन ये करेंगे, अंग्रेज एक न एक दिन हमें आज़ादी दे ही देंगे। तो दोनों के व्यू पॉइंट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था, इसीलिए जो इनकी यूनिटी थी बहुत टेम्पररी थी। तो क्या इतनी बातें आपको समझ में आ गई कि भाई ये बंगाल पार्टीशन के टाइम पे दोनों ही ग्रुप्स यूनाइट हो जाते हैं, अर्ली नेशनलिस्ट और असर्टिव नेशनलिस्ट, पर ये यूनिटी टेम्पररी रहती है क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस होते हैं इनकी मेथड्स में, और इसलिए ये कभी साथ में रह ही नहीं पाएंगे। क्यों नहीं रह पाएंगे? दोनों का तरीका अलग अलग है आज़ादी पाने का। सो डिफरेंस बिटवीन द मेथड्स ऑफ टू ग्रुप फॉर स्टार्क, इतनी अनप्लीजेंट डिफरेंस थे इन दोनों में, या इम्पॉसिबल टू अवॉइड, मतलब एज स्टार्क का मतलब होता है इम्पॉसिबल टू अवॉइड, इम्पॉसिबल टू इग्नोर या अनप्लीजेंट। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस थे, इन डिफरेंसेस को अवॉइड नहीं किया जा सकता था, इसलिए ये लोग फिर अलग होंगे। अब ये अलग कब होंगे बेटा? सूरत सेशन में। सूरत सेशन कब होगा कांग्रेस का? 1907 में। 1907 में कांग्रेस का सूरत सेशन होता है और वहाँ पर ये दोनों ग्रुप स्प्लिट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। जो अर्ली नेशनलिस्ट होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि भाई कांग्रेस की वर्किंग को तो हम ही संभालेंगे, जिस तरीके से कांग्रेस अब तक काम करती आई है वैसे ही काम करेगी। पर जो असर्टिव नेशनलिस्ट होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि भाई हम आउटसाइड काम करेंगे, अब हम कांग्रेस की मेन स्ट्रीम का पार्ट नहीं रहेंगे। However, this split was mended in the Congress session held in Lucknow in 1916. बेटा 9 साल बाद फिर ये लोग एक हो जाएंगे। कब हो जाएंगे? लखनऊ सेशन में। लखनऊ सेशन कब होगा कांग्रेस का? 1916 में। However, this split was mended in Congress session, जो कहाँ हुआ? लखनऊ में हुआ। कब हुआ? 1916 में। अलग कब होगा ये? 1907 में। फिर से कब मिले? 1916 में। और स्वदेशी और बायकॉट मूवमेंट ये मिलके कर ज़रूर रहे थे, पर वहाँ पर भी इनके जो तरीके थे उनमें बहुत डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा था, इसलिए ये बहुत दिन तक साथ नहीं रह पाए और अलग हो गए। क्लियर है? चलो अब हम पढ़ेंगे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। यहाँ पर क्रॉस क्यों लगा हुआ है? क्या इस चैप्टर का पार्ट नहीं है? चलो पढ़ लेते हैं, होगा तो देख लेना, नहीं तो वीडियो स्किप कर देना। जो गवर्नमेंट थी वो लेके आती है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। किसके लिए लाती है? नेशनलिस्ट लीडर्स को पैसिफाई करने के लिए, लॉलीपॉप देने का काम करते हैं अंग्रेज हमें। किसके फॉर्म में? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के फॉर्म में। और बेटा ये जो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स थे इन्हीं को कहा गया इंडियन काउंसिल सेट। अब इसके मेन प्रोविजंस को हम पढ़ें उसके पहले 2 चीज़ें आप लर्न कर लें। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म आया 1909 में। 1909 मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म कब आए? 1909 में। ये एक लॉलीपॉप की तरह थे, इंडियन लीडर्स को, नेशनलिस्ट लीडर्स को पैसिफाई करने के लिए आए थे, और इन्हीं बाद में क्या कहा गया? इंडियन काउंसिल सेट। अच्छा,
क्या क्या प्रोविजन हुए इसमें? पहला प्रोविजन था द नंबर ऑफ मेंबर्स टू बी इंडक्टेड इनटू सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली वाज टू बी इंक्रीज्ड। अब पहला जो प्रोविजन था वो ये था कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो मेंबर आएंगे, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो मेंबर आएंगे, उनके नंबर को बढ़ाया जाएगा। सेकेंड, मुस्लिम लीग के लीडर्स को मुस्लिम लीग के जितने भी लीडर्स थे उन्हें पैसिफाई करने के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई कि भाई अगर आप सेपरेट इलेक्टोरेट चाहते हो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम सेपरेट इलेक्टोरेट दे देंगे। मतलब सेपरेट इलेक्टोरेट का कंसेप्ट अब एग्जिस्टेंस में आएगा, ठीक है। तो मुस्लिम लीग के लीडर्स को पैसिफाई करने के लिए एक नया सिस्टम लाइए सेपरेट इलेक्टोरेट का। एज पर दिस, इस सिस्टम के थ्रू मुस्लिम्स को ग्रुप किया गया सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। मुस्लिम्स को ग्रुप कर दिया गया काय में बेटा? सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। और वहाँ पर उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में सिर्फ मुस्लिम को कहा गया कि आप ही वोट भी देंगे। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम सेपरेट इलेक्टोरेट के साथ यही थी कि वहाँ पर ये होता था कि व्यक्ति भी उसी कम्युनिटी का खड़ा होगा और उसको वोट देने वाले भी उसी कम्युनिटी के लोग होंगे। तो ये सिस्टम थोड़ा सा अलग है। हमारे इंडिया में कोई एक ऐसी प्लेस ही नहीं है जहाँ सिर्फ हिंदूज़ हों या जहाँ सिर्फ मुस्लिम्स हों। तो एक बड़ी प्रॉब्लम वाला मैटर था जिसको अंग्रेज़ों ने इंट्रोड्यूस किया। मुस्लिम लीग के लीडर को पैसिफाई करने के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की सिस्टम की बात की गई। इसके अकॉर्डिंग मुस्लिम्स को ग्रुप किया गया सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। ओनली मुस्लिम कैंडिडेट वर अलाउड टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन। सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट्स ही वहाँ से इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकते थे और उन्हें वोट देने वाले भी सिर्फ कौन होंगे? मुस्लिम्स। तो ये सिस्टम थोड़ा सा गलत था, पर अंग्रेज तो अंग्रेज थे। अब हमने मुस्लिम लीग का जिक्र तो सुना, पर हमें ये तो पता ही नहीं है कि मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन कब हुआ था। तो अब हम पढ़ेंगे कि भाई कब बनी थी मुस्लिम लीग, जिसको पैसिफाई करने के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की जा रही थी। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनती है 1906 में, ठीक है। और क्यों बनाई जाती है? ब्रिटिशर्स वही डिवाइड एंड रूल, ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऑर्डर पर ही ऐसा होता है, ठीक है। ये बेहेस्ट मतलब ऑर्डर होता है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वॉज फॉर्म्ड इन 1906 ऑन द बेहेस्ट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऑर्डर पे इसे बनाया गया, जो एनकरेज करती थी मुस्लिम को कि भाई तुम लोग अपने खुद के सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन बनाओ। अंग्रेजों की प्रॉब्लम ही थी हिंदू मुस्लिम यूनिटी, तो चुन चुन के वो सारे काम करती है जिससे हिंदू मुस्लिम यूनिटी टूट जाए। उन्हें लगा कि कांग्रेस तो है, एक मुस्लिम लीग और बना दी जाए और फिर ये दो पॉलिटिकल पार्टीज बन जाएंगी, ये आपस में लड़ेंगी। तो कब बनवाई? अंग्रेजों ने मुस्लिम लीग 1906 में बनाई, ठीक है। और ये जो मुस्लिम लीग थी ये एनकरेज करती थी किसको? मुस्लिम्स को, कि भाई तुम लोग अपने सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन बनाओ, खुद के ऑर्गेनाइजेशन बनाओ। ब्रिटिश ने मुस्लिम्स को कन्विंस किया कि ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है ना, ये सिर्फ हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है। कल को अगर हम भारत छोड़ के भी चले गए तो ये लोग सरकार बनाएंगे और इन्हीं लोगों की चलेगी, तुम्हें कोई पूछेगा भी नहीं। तो बेटर है तुम तुम्हारे लिए आज से ही सोचना चालू कर दो। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कन्विंस किया मुस्लिम्स को कि भाई ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है ये लार्जली हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है। थस मुस्लिम्स क्रिएटेड देयर ओन ऑर्गेनाइजेशन। तो मुस्लिम्स को अपनी खुद की ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करना चाहिए अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। और जो मोस्ट पॉपुलर लीडर थे मुस्लिम लीग के वो थे ये मोहम्मद अली जिन्ना। कौन थे बेटा मुस्लिम लीग के पॉपुलर लीडर? मोहम्मद अली जिन्ना। He was also the first person to articulate the idea of separate country for the Muslim। और ये मोहम्मद अली जिन्ना ही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने आज तक के लिए हमारी सबसे बड़ी परेशानी बनाई। आज इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है। कभी इंडिया पाकिस्तान से लड़ रहा है, कभी बांग्लादेश के कुछ घुसपैठिए इंडिया में आ रहे हैं। तो अभी बांग्लादेश में कितनी अनार्की मची हुई है ना। शेख हसीना इंडिया में बैठी है, बांग्लादेशी शेख हसीना को मांग रहे हैं और पता नहीं क्या 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 वहाँ पर हो रहा है। तो ये जो हम एक कंट्री को तोड़कर 3 कंट्री बना गए ना अंग्रेज, ये बड़ी परेशानी है। और ये 2 कंट्री की बात करने वाले मुख्य व्यक्ति एक मोहम्मद अली जिन्ना भी थे। अंग्रेज तो थे ही थे, ये भी कम नहीं थे। तो पहले तो इंडिया से 2 कंट्री बनी, इंडिया पाकिस्तान। फिर जो बांग्लादेश वाला पार्ट है वो पहले ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, बाद में वो इंडिपेंडेंट हो गया, एक नई कंट्री बन गया बांग्लादेश। अब तक तो कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं थी वहाँ पर अब जो न्यू रिजीम आई है शेख हसीना
का जो तख्ता पलट हुआ उसके बाद हमारे लिए बड़ी परेशानी वाली वजह बन गई है बांग्लादेश। सो ये ही वो दुष्ट व्यक्ति है जिसने आर्टिकुलेट किया था कि इस आइडिया को, सेपरेट कंट्री के आइडिया को आर्टिकुलेट करना मतलब बनाना। तो पहली जो अभिव्यक्ति थी 2 नेशन थ्योरी वाली, वो देने वाले कौन ही थे? मोहम्मद अली जिन्ना। अब हम पढ़ेंगे रिवोल्यूशनरी मूवमेंट, द फर्स्ट फेज। तो जो रिवोल्यूशनरी मूवमेंट थी ये भी साथ साथ में बढ़ती गई 20th सेंचुरी में। 20th सेंचुरी कौन सा टाइम है बेटा? वो टाइम जो 1901 से स्टार्ट होके 2000 पे ख़त्म होगा। तो जो अर्ली ईयर से 20th सेंचुरी के, उसमें हम लोगों ने देखा रिवोल्यूशनरी मूवमेंट भी बढ़ गई। बहुत सारे जो बंगाल के, पंजाब के, महाराष्ट्र के यंग मैन थे वो मूवमेंट चलाने लगे, मूवमेंट्स को हेड करने लगे। उनका ऐसा विश्वास था रिवोल्यूशनरीज़ का कि भाई फोर्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, फोर्स नहीं होगा तो ब्रिटिशर्स इंडिया से कभी जाएंगे नहीं। और सच भी बात है भाई, प्यार से तो नर्सरी के बच्चे कुछ बात नहीं मानते हमारी, है ना? तो ये अंग्रेज मानने वाले थे क्या? बिल्कुल नहीं। तो फोर्स की तो ज़रूरत थी। दीज मैन फोर्स सीक्रेट सोसाइटीज़ फॉर्म्ड। ये जो आदमी थे, जो रिवोल्यूशनरी थे, इन्होंने फॉर्म किया। These men formed सीक्रेट सोसाइटी। इन्होंने सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाई जहाँ लोगों को ट्रेन किया जाता था आर्म्स को, एक्सप्लोजिव्स को, वेपन्स को, आर्म्स को, वेपन्स को, एक्सप्लोजिव्स मतलब गोला बारूद कैसे चलाया जाए, कैसे बंदूकी चलाई जाए, ये सब सिखाया जाता था। तो जो रिवोल्यूशनरी मूवमेंट कहाँ कहाँ चालू हुई? बंगाल में, पंजाब में, महाराष्ट्र में। और बहुत सारे रिवोल्यूशनरी मूवमेंट्स को हेड भी करने लगे। ये रिवोल्यूशनरी का बिलीव था कि अंग्रेज तभी जाएंगे जब हम उनके सामने फोर्स का यूज़ करेंगे। इन लोगों ने सीक्रेट सोसाइटी बनाना स्टार्ट की, लोगों को ट्रेन करना स्टार्ट किया, आर्म्स, एक्सप्लोजिव कैसे यूज़ किए जाएं। अब बेटा यहाँ पर लिखा है अभानवा, पर अभिनव भारत सोसाइटी थी वो। आप लोग गूगल पे भी सर्च करोगे ना तो कौन सी सोसाइटी है? अभिनव। हो सकता है अभानवा भी हो कोई सोसाइटी, पर एक्चुअल में हम लोगों ने अभिनव भारत सोसाइटी पढ़ा है। हो सकता है उसे ये भी बोलते हो अभानवा। तो अभिनव भारत सोसाइटी बनाई गई जो कि सीक्रेट सोसाइटी थी। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। स्पेशली इसे नासिक में बनाया गया था। कहाँ पर बनाया गया था? अभिनव सोसाइटी जो थी वो कहाँ बनी थी? नासिक में। नासिक कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। तो अभानवा बोलो, आपके टीचर अगर करेक्शन करवाते हैं अभिनव कराते हैं तो अभिनव कर लेना, और नहीं तो अभानवा ही लिखना। तो अभिनव भारत सोसाइटी एक ऐसी ही सीक्रेट सोसाइटी थी जो महाराष्ट्र में बनी। बंगाल में अनुशीलन समिति बनी। क्या बनी? अनुशीलन समिति। अब बेटा बोलने का है, आप जो भी कुछ बोलो बस थोड़ा सा ध्यान रखना है स्पेलिंग का। अनुशीलन और अभानवा, अभिनव है, ये याद रखना है ना, उसको एक बार टीचर से कंफर्म कर लेना। चलो, तो ये जो यंग रेवोल्यूशनरी थे ये क्या करते थे बेटा? ये असैसिनेशन करते थे। किसका असैसिनेशन करते थे? ब्रिटिश ऑफिशियल्स का। ये जो रिवोल्यूशनरी थे ये लोग अलग ही तरीके से काम कर रहे थे। ये चुन चुन के सारे ब्रिटिश ऑफिशियल्स का क्या करते थे? असैसिनेशन करते थे। जो छापेकर ब्रदर्स थे उन्होंने भी असैसिनेट किया किसको? 2 अनपॉपुलर ब्रिटिश ऑफिशियल्स को। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में 2 बहुत ही अनपॉपुलर ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे, उन्हें मारा किसने? छापेकर ब्रदर्स ने। बेटा वो थे आर्यस्ट और रैन, ठीक है। तो छापेकर ब्रदर्स ने किसको मारा? आर्यस्ट और रैन नाम के 2 ऑफिशियल्स को मारा। ऐसे ही बेटा मुजफ्फरपुर में, मतलब बिहार में, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी एक बॉम्ब गिराते हैं किसके ऊपर? बॉम्ब थ्रो करते हैं किसके ऊपर? किंग्स फोर्ट के ऊपर। किंग्स फोर्ट कौन थे? डिस्ट्रिक्ट जज थे। कब गिराते हैं ये लोग? 1908 में। ऐसे ही ये अटैम्प्ट करते हैं किसको असैसिनेट करने का, किसको मारने का? वायसरॉय लॉर्ड हार्डिंग को। कब? 1912 में। तो मतलब ये रिवोल्यूशनरी ने तो बहुत ही अच्छा तरीका पकड़ा था, मारो, सीधे मार दो। कुछ जो रिवोल्यूशनरी थे वो यूरोप में रहकर, अमेरिका में रहकर भी काम कर रहे थे। ऐसे ही एक रिवोल्यूशनरी एसोसिएशन था, क्या नाम था उसका? गदर पार्टी। कुछ जो रेवोल्यूशनरीज थे वो बाहर जाके भी काम कर रहे थे, कुछ लोग यूरोप से काम कर रहे थे, कुछ अमेरिका से काम कर रहे थे। ऐसा ही एक रेवोल्यूशनरी एसोसिएशन था गदर पार्टी। ये बहुत सारे जर्नल पब्लिश करता था, उसमें से एक था गदर, जो हमेशा रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ को, ओपिनियन की बात करता था। रेवोल्यूशनरी आइडियाज़, रेवोल्यूशनरी ओपिनियन को सामने रखता था लोगों के। बेटा अब हम पढ़ेंगे ट्राइबल रिवोल्ट्स को।
बेटा जो ट्राइबल कम्युनिटी थी वो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा परेशान थी। जो रूल्स रेगुलेशन ब्रिटिशर्स ने ट्राइबल्स के लिए बना दिए थे, उन्हें उनके ही जंगलों से, उनके ही फॉरेस्ट से निकाल दिए थे, तो वो भी बहुत परेशान थे। तो ट्राइबल्स भी रिबेलियन में विद्रोह करने के लिए खड़े हो गए थे। कब? 19th सेंचुरी में। मतलब देखो, वो बहुत टाइम पहले से ही फॉरेस्ट में रहते आ रहे हैं, उनकी पता नहीं कितनी जनरेशन्स फॉरेस्ट में निकल गई हैं। अब ब्रिटिशर्स उनके लिए रूल्स रेगुलेशन बना रहे हैं, फॉरेस्ट को रिजर्व प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में डिवाइड कर रहे हैं, विलेज फॉरेस्ट में डिवाइड कर रहे हैं। तो ये बड़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बनी थी ट्राइबल्स के लिए। तो जो ट्राइबल्स थे वो ब्रिटिश इंटरवेंशन को बिल्कुल भी लाइक नहीं करते थे। वो चाहते थे कि भाई ट्रेडिशनली जिस तरीके से हम रहे आए हैं अब तक, हम वैसे ही रहेंगे। पर ब्रिटिशर्स इस बात को मानने को तैयार नहीं थे, इसलिए उन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में रिवोल्ट कर दिया। अगर टू मेजर रिबेलियंस की अगर हम बात करें तो पहला था कोल रिबेलियन जो 1831 में हुआ, ठीक है, और दूसरा था संथाल रिबेलियन जो 1855 में हुआ। फिर से ध्यान से सुनो, पहला है कोल रिबेलियन जो 1831 में स्टार्ट 32 तक चला। दूसरा संथाल रिबेलियन है जो 1855 में हुआ। जत्रा ओराउन जो लीडर थे ओराउन्स के, उन्होंने भी रिबेलियन किया, ठीक है। मतलब अब हर एरिया में जो ट्राइबल कम्युनिटी रह रही है, भले ही वो संथाल्स हों, कोल हों, गोंड्स हों, ओरांस हों, सब रिबेलियन कर रहे हैं क्योंकि ब्रिटिशर्स ने उनकी लाइफ को इतना हेल बना दिया था। जो मोस्ट इम्पैक्टफुल रिबेलियन था वो था मुंडास का, ठीक है। और ये किसकी लीडरशिप में हुआ? बिरसा मुंडा की लीडरशिप में हुआ। तो कोल रिबेलियन कब हुआ बेटा? 1831 से 32 तक। संथाल रिबेलियन कब हुआ? 1855 में। जत्रा ओराउन जो लीडर थे ओराउन्स के, उन्होंने भी रिबेलियन किया। पर सबसे इम्पैक्टफुल रिबेलियन किसने किया? मुंडास ने किया। किसकी लीडरशिप में? बिरसा मुंडा की लीडरशिप में। हम मुंडा रिबेलियन को पढ़ेंगे। तो बेटा जो मुंडा रिबेलियन था वो एक बहुत ही वाइड स्प्रेड रिबेलियन था। इसका इम्पैक्ट लॉन्ग लास्टिंग था और ये अच्छे खासे टाइम चलने वाला था, ठीक है। तो जो मुंडा रिबेलियन था वो बहुत वाइड स्प्रेड था एंड लॉन्ग लास्टिंग ट्राइबल रिबेलियन था, अच्छे खासे टाइम चला। ये लेट 19th सेंचुरी में हुआ और इस पूरे रिबेलियन को लीड कर रहे थे बिरसा मुंडा। कहाँ पर हुआ बेटा? ये छोटा नागपुर रीजन में हुआ। ये रिबेलियन लेट 19th सेंचुरी में हुआ। लेट 19th सेंचुरी की बात अगर हम करें तो पहले 19th सेंचुरी कौन सा पीरियड है? 1801 से 1900 तक का। अब लेट 19th बोल रहे हैं, मतलब 1880s 1890s में ये हुआ, ठीक है। करने वाले कौन थे? बिरसा मुंडा और उनके साथी। कहाँ पर हुआ? तो हुआ छोटा नागपुर रीजन में। जो मेन एम था इस रिबेलियन का, भाई क्यों रिबेलियन हुआ, उसका क्या कारण था, किस रीजन से ये लोग कर रहे थे? वो चाहते थे कि भाई हमारे जो फॉरेस्ट एरिया हैं जिनमें हम लोग रहते हैं वहाँ से ब्रिटिशर्स को भगा दिया जाए, ड्राइव आउट कर दिया जाए और उसके बदले में क्या इस्टेब्लिश किया जाए? मुंडा राज। मुंडा कम्युनिटी सेल्फ रूल चाहती थी, खुद रूल करना चाहती थी। और इस रिबेलियन को क्या कहा गया? तो बेटा ये जो रिबेलियन था इसे क्या कहा गया? उलगूलन ग्रेट टिमूर। उनका विजन था कि भाई जो मुंडास थे वो एक बहुत ग्लोरियस पास्ट में जिए हैं, है ना, उनका एक अच्छा खासा पास्ट था, उनकी लाइफ में किसी भी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जितने भी रिसोर्सेज उन्हें रिक्वायर्ड थे वो आसपास से मिल जाते थे, कोई उनके ऊपर रूल नहीं करता था। तो वो चाहते थे कि वही गोल्डन एज वापस आ जाए मुंडास की। अब इस गोल्डन एज में ऐसा नहीं था कि उनके पास लग्जरी थी, बड़ी बड़ी कारें थी, एसी था बेटा, पर जो भी इनकी ज़रूरत की चीज़ें थी वो ईजिली आसपास में अवेलेबल हो जाती थी। बहुत कंटेंट लोग होते हैं, इनको दुनिया से वैसे भी ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं होता है, थोड़ी बहुत फॉरेस्ट प्रोड्यूस मिल जाए उसमें इनका जीवन खुश होता था। तो ये वही गोल्डन एज वापस चाहते थे जिसमें ये बिना रोक टोक के फॉरेस्ट के किसी भी पार्ट में जा पाएँ, फॉरेस्ट प्रोड्यूस का यूज़ कर पाएँ। जो मुंडास थे वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे थे अंडर ब्रिटिश रूल और अब इनकी सफरिंग का एंड हो चुका था कि भाई इससे ज़्यादा हम सफ़र नहीं कर सकते, इसीलिए अब ब्लास्ट हुआ। किस फॉर्म में ब्लास्ट हुआ? इन लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ रिबेलियन स्टार्ट कर दिया कि भाई इतनी सफरिंग हम बर्दाश्त कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हुई, बस अब हमारी इनफ हो गया है, अब हम कुछ करेंगे। अच्छा, मुंडास को ब्रिटिशर्स तो परेशान कर ही रहे थे, पर जो ट्रेडर्स, मनी लेंडर्स, ज़मींदार और ब्रिटिश तो थे ही थे, इसके अलावा ट्रेडर, मनी लेंडर, ज़मींदार ये सब भी बेचारे मुंडास को परेशान कर रहे थे। बिरसा मुंडा चाहते थे कि भाई ये जो ज़मीन है ये हमारी है, हमें इनसे अलग ना किया जाए, हम हमारी ज़मीनों पे अपने राइट रखते हैं और वो हमेशा रहेंगे।
तो जो बिरसा मुंडा चाहते थे, वो चाहते थे कि जितने भी मुंडाज हैं, जितने भी मुंडा ट्राइब के लोग हैं, वो फोर्सफुली रिक्लेम करें उस ज़मीन के ऊपर जो उनसे वापस ले ली गई है। वो कहते थे ये ज़मीन हमारी है और आदिकाल तक हमारी रहेगी, आप इसको फोर्सफुली हमसे ले नहीं सकते। इवन बेटा जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने कुछ बेल्ट को रिजर्व रखा है शेड्यूल ट्राइब के लिए, वहाँ गवर्नमेंट भी इंटरफेयर नहीं करती है ना, आज जो हमारी गवर्नमेंट है। तो ऐसे ही बिरसा मुंडा उस टाइम चाहते थे कि भाई ये जो ब्रिटिशर्स ने हमारी ज़मीनें ले ली हैं वो हमें वापस दे दी जाए। क्लियर है? और बिरसा मुंडा चाहते थे कि हर मुंडा को ये क्लेम करना चाहिए मेरी ज़मीन है और मेरे पास ही रहेगी। बिरसा मुंडा रिफॉर्म भी करना चाहते थे ट्राइबल सोसाइटी में। वो लोगों से बोलते थे कि सारी एविल प्रैक्टिसेस को छोड़ दो, वो सारी प्रैक्टिसेस छोड़ दो जिन्हें एविल कंसीडर किया जाता है, जैसे लिकर ड्रिंक करना, दारू पीना छोड़ दो, एनिमल सेक्रीफाइसेस करना छोड़ दो, जितनी भी एविल स्पिरिट को आप वर्शिप करते हो, काला जादू वगैरह करते हो, वो सब छोड़ दो। आप लोगों ने वो मूवी देखी होगी ना, कौन सी, शैतान, उसमें ने एविल वर्शिप दिखाई है। खैर उसमें हिप्नोटाइज करना भी बताया है, पर वो उस हिप्नोटाइज वाले पार्ट को अगर हम छोड़ दें तो जिस तरीके का एनवायरनमेंट आप लोगों ने देखा होगा, जो सीन क्रिएट वहाँ पर किया गया है, उसी सीन जैसे कि बात हो रही कि भाई ये जो एविल प्रैक्टिसेस आप करते हो, एविल वर्शिप आप करते हो, वो सब छोड़ दो। फिर डिसऑनेस्ट लाइफ को भी नहीं जीना है, एक ऑनेस्ट लाइफ आप जियो, ऐसा बिरसा मुंडा चाहते थे अपने मुंडा लोगों से, मुंडा ट्राइबल कम्युनिटी से। इवन उन्होंने क्रिश्चियन मिशनरीज़ के अगेंस्ट में भी आवाज़ उठाई कि भाई ये क्रिश्चियन मिशनरीज़ हैं, ये हमारे ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ को चेंज करने में लगी हुई है। मिडल करना मतलब बीच में आना, ठीक है। तो हमें क्रिश्चियन मिशनरीज़ भी पसंद नहीं है, ठीक है। हम अपने हिसाब से पढ़ लेंगे, जितना पढ़ना होगा, नहीं पढ़ेंगे, पर क्रिश्चियन मिशनरीज़ का हमारे ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ में इंटरफेरेंस हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। बेटा जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इस रिबेलियन को कुचल दिया। क्वेल करने का मतलब होता है कुचल देना, वश में कर लेना, शांत कर देना। तो ऑल इन ऑल इस रिबेलियन को शांत कर दिया, कुचल दिया किसने, ब्रिटिशर्स ने। बिरसा को अरेस्ट कर लिया 1895 में और उसे कहाँ डाल दिया, जेल में डाल दिया। और जैसे ही बिरसा मुंडा की डेथ होती है तो ये पूरा मूवमेंट अपने मोमेंटम को लॉस कर देता है। देखो लीडर है तब तक ही लड़ाई है, लीडर के जाते ही हर व्यक्ति डायरेक्शन लेस हो जाता है, क्या ही लड़ता। तो जैसे ही बिरसा मुंडा को पहले जेल में डाल दिया गया, फिर उनकी डेथ हुई, तो उसकी डेथ के बाद ये पूरा के पूरा जो मूवमेंट था वो अपने मोमेंटम को लॉस कर देता है। 1895 में इन्हें अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया। थोड़े टाइम बाद इनकी डेथ हो जाती है। जैसे इनकी डेथ होती है पूरा मूवमेंट ख़त्म हो जाता है, ठीक है। बेटा बिरसा मुंडा के बाद भी थोड़े बहुत छुटपुट प्रोटेस्ट होते रहे। ये जो वर्ड स्प्रेडिक है, मतलब छुटपुट, छोटे छोटे पॉकेट्स में बहुत कुछ होता रहा, पर इतना मोमेंटम उसे नहीं मिला, ठीक है।